लाहौर पुलिस की गदागरों, भिखारियों और जाली मजदूरों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं और तर्जुमान लाहौर पुलिस के मुताबिक हजारों जाली गदागरों को पकड़ा गया है। ये गदागर क्या अब दोबारा सड़कों पर नजर नहीं आएंगे, इस हवाले से हमें बात करनी है। दूसरी जानिब 14 अगस्त पर ग्रेटर इकबाल पार्क में मीनार पाकिस्तान पर टिकटॉकर आयशा इकराम के साथ दस्तदराजी का जो वाक़या पेश आया था, उसकी तहकीकात में अहम पेशरफ्त सामने आई है और आयशा के बयान पर उसके साथी रैम्बो समेत 11 अफराद गिरफ्तार हैं, जबकि आयशा और रैम्बो की ऑडियो कॉल भी लीक हुई है जिसमें दोनों मुल्जिमान से रकम की वसूली पर बात कर रहे हैं। अब एक मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के जरिए ये वाक़या बर्पा किया गया था जिससे मुल्क की बदनामी हुई। मीनार पाकिस्तान वाक़या केस में क्या नए इंकशाफात सामने आए हैं, इन दोनों मामलात पर बात करेंगे। DIG ऑपरेशंस लाहौर कैप्टन रिटायर्ड सोहेल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर सबसे पहले तो हम आ जाते हैं ये जो गदागरों के खिलाफ और भिखारियों के खिलाफ आप लोगों का ऑपरेशन है, इसके बारे में हमें बताइए कि सर ये ऑपरेशन कितना सक्सेसफुल रहा और क्या इसकी डिटेल्स हैं। जी आपने देखा होगा कि ना सिर्फ लाहौर में बल्कि पूरे पाकिस्तान में ये एक बड़ी मेनस है। ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है लोगों को ड्राइविंग के दौरान। लोग आम जहाँ जिस जगह पे जाते हैं गदागर उनकी गाड़ियों को आके हिट करते हैं, उनके साथ वो ऐसी हरकत करते हैं कि एट टाइम्स वो लोग मजबूर होते हैं उनको भीख देने पे, एट टाइम्स उनको वहाँ से अवॉइड करते हैं। सर ये जो ऑपरेशन है ये कितने बड़े पैमाने पर था, कितने गदागरों को इसमें गिरफ्तार किया गया और कौन कौन से किस तरह के गैंग्स जो थे वो इसमें मुलव्विस थे? इसमें तकरीबन हमने 1 महीना हो गया है और 4000 के करीब जो हमने FIRs हैं वो दी हैं। आपको जान के बड़ी हैरानगी होगी कि इसमें बहुत सारे ऑर्गेनाइज गैंग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो कि इनको लेकर आते हैं, इनको यहाँ पे जो सड़कों चौराहों पे छोड़ते हैं, फिर इनको वापस लेके जाते हैं। इनकी जो हैंडलर्स कह दें, कॉन्ट्रैक्टर्स कह लें, उनको भी हमने बहुत तादाद में पकड़ा है। इसके अलावा कुछ ऐसे गदागर हैं जो बच्चों को नशा पिलाते हैं, उनको एडिक्शन करा के गोद में उठाते हैं या छोटे बच्चों को कराते हैं। कुछ ऐसे प्रोफेशनल्स हैं कि जो कि अपनी बीमारी का बहाना करते हैं। तो ये तमाम के ख़िलाफ़ भरपूर एक्शन हो रहा है। आपको पता है कि पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर है लाहौर, तो काफ़ी लार्ज स्केल पे ऑपरेशन किया गया है। कुछ लोग अभी तक जेल में हैं, कुछ लोग ज़मानतों पे वापस आए हैं और ये एक ऑनगोइंग चीज़ है जो इंशाल्लाह हम इनके ख़िलाफ़ करते रहेंगे। लेकिन बहुत मेजर लेवल पे ये ऑपरेशन हुआ, इसलिए बहुत ज़्यादा कमी आई है लाहौर में गदागरी में, आपने देखा होगा। सही है। और सर ये भी बताइएगा कि ऑपरेशन में आप लोगों ने एक्चुअली क्या क्या एक्शंस जो हैं वो इनके खिलाफ लिए हैं? और हम तो देखते रहते हैं बड़े वक्त से कि इस किस्म के एक्शंस होते हैं और ये गदागर फिर दोबारा से सड़कों पर होते हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। पहला काम है इनको पकड़ना। दूसरी बात यह है कि इनके हैंडलर्स को पकड़ना। जब तक आप इनके हैंडलर्स या कॉन्ट्रैक्टर को नहीं पकड़ेंगे ये लोग दोबारा वापस आते रहेंगे। हमने सेफ सिटी अथॉरिटी जो लाहौर में है उनके कैमरा से भी आइडेंटिफाई किया। फिर जब हमने इनको गदागरों को पकड़ा तो इनसे इंटरोगेशन की। तो बेसिकली जब तक आप रूट कॉज को नहीं एड्रेस करेंगे उस वक्त तक ये लोग आते रहेंगे। और दूसरी बात यह कि कंसिस्टेंसी एक चीज़ है, कंटिन्यूटी एक कैंपेन की बहुत ज़रूरी है। हम इसके ख़िलाफ़ 1 महीना हो गया है कंसिस्टेंटली काम कर रहे हैं, इसीलिए अनप्रेसिडेंटेड FIRs की गई हैं और आइंदा आने वाले दिनों में भी आप देखते जाएंगे कि ये इंशाल्लाह ये इसी स्पिरिट के साथ जारी रहेगा। बिकॉज ये बीमारी ना एक दिन में शुरू हुई है और ना एक दिन में ख़त्म होनी है। ये आहिस्ता आहिस्ता कंसिस्टेंटली होना पड़ेगा। इसमें सोसाइटी को बहुत ज़्यादा हमारी हेल्प करनी पड़ेगी। तो इनको ये जो गदागर है जिनको आप लोग पकड़ते हैं या जिनके खिलाफ आप लोगों ने FIRs की हैं, एक वो ग्रोह है और दूसरे वो वाले हैं कि जिनके खिलाफ FIR नहीं की लेकिन आप लोगों ने उनको पकड़ा है, तो उनको पकड़ के आप लोग क्या करेंगे? उनको वापस उनके घरों में छोड़ देंगे? क्या करेंगे? मतलब ये कैसे मेक श्योर करेंगे कि ये दोबारा वापस ना आए सड़क के उस मुकाम पर जहाँ पर ये पैसे मांग रहे हैं? दो चीज़ें हैं, हम इनको डिफ्रेंशिएट कर लें। एक वो गदागर हैं जो कि आदी हैं, एक क्लास वो है कि जिनको को हमने FIR दी, जेल में भेजा, उनकी ज़मानतें हुई या उनको जेल में रखा गया। दूसरे वो लोग हैं किसी भी बीमारी की वजह से, परमानेंट डिसेबिलिटी की वजह से वो मजबूर हैं, तो हमने या उनको नशा दिया गया है, एडिक्टेड हैं, हमने उनको रीहैब में भेजा है। जिस तरह चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो है, जो वो बच्चे जो छोटे बच्चे हैं वो अगर गदागरी कर रहे हैं या उनसे करवाया जा रहा है तो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में हमने उनको भिजवाया। रीहैब सेंटर्स लाहौर में बने हुए हैं, उनमें भिजवाया गया है ताकि उनका इलाज हो सके और वो एक बेहतर शहरी बन सके। तो ये दोनों के खिलाफ कार्रवाई शुरू है। सही। अच्छा ये बताइए जो बच्चे होते हैं ये कहाँ से आते हैं इन लोगों के पास? क्या ये अगवा आते हैं इन लोगों के पास? क्या ये अगवा बच्चे 2 एलिमेंट्स इसमें हैं कि एक तो इनके अपने बच्चे होते हैं, दूसरे आपको कुछ चैनल ने शायद ये रिपोर्ट भी किया होगा कि ये अपने ख़ानदान के बच्चे, किसी अजीज़ व क़ारिब के बच्चे वो ले लेते हैं जिसे आम ज़ुबान में हम कहते हैं कि बच्चे किराए पे ले लेते हैं। तो ये बड़ा सरप्राइजिंग चीज़ है।
बिकॉज़ ये इनको नशा पिलाते हैं, एडिक्शन होती है इनकी, बच्चे उठ नहीं सकते, सारा सारा दिन आपने देखा होगा बच्चे गोद में बैठे रहते हैं और ये उनको दिखाकर तो भीख मांगते हैं। इसके अलावा आपने ये देखा होगा कि हमारी सोसाइटी में ट्रांसजेंडर्स बहुत ज़्यादा ये काम पे शुरू हुए हैं, तो ट्रांसजेंडर्स के ख़िलाफ़ हमने बहुत बड़ी कार्रवाई की बिकॉज़ उनकी ये चीज़ कहना कि हम कोई रोज़गार नहीं है तो वो हम भीख मांगें, ये आई थिंक गलत बात है। ट्रांसजेंडर्स अभी आपको लाहौर में भीख मांगते हुए बहुत कम नज़र आएंगे बिकॉज़ उस पर बड़ी सख्ती से कार्रवाई की गई कि उनको कोई डिसेबिलिटी नहीं है, कोई ऐसी उज़र नहीं है जिनको कि हम माने। लेकिन काम उनको कहाँ मिलता है? काम तो हम उनको नहीं देते, काम उनको कहाँ मिलता है? मतलब एक उनका एक जवाब तो है भीख मांगने का कि उनको हम सोसाइटी का हिस्सा नहीं समझते, सोसाइटी का हिस्सा नहीं समझते। एक मैं मिसाल दूं कि अगर मुल्क में गुर्बत आम हो जाए तो इट डज़ नॉट मीन कि हम चोरी को अलाउ कर दें। तो ये तो गवर्नमेंट का काम है कि गवर्नमेंट इनके लिए रोज़गार पैदा करे, ख़ुद मजदूरी करे। अल्लाह ताला ने हाथ दिया, अल्लाह ताला ने हर इंसान को ये मौका दिया कि वो अपनी जो फिज़िकल एबिलिटीज़ है उसको शो करे, काम करे, मजदूरी करे, मेहनत करे। अल्लाह ताला रिस्क देने वाला, लेकिन ये काम नहीं है कि वो पब्लिक न्यूसेंस करें और आके लोगों से भीख मांगें। अच्छा, ये भी बताइएगा कि ये जो मतलब क्या क्या हकीकतें आपके सामने आई, क्योंकि अभी एक हमारे सामने वीडियो चल रही है कि वो बंदा जो है वो व्हील चेयर पर बैठा हुआ है और साइकिल व्हील चेयर है और उसके बाद आपने उसको उठाया, वो चलना शुरू हो गया। तो ऐसे भी बहुत सारे लोग बेनकाब हुए होंगे, तो वो असलियत क्या है इन लोगों की, ये ज़रा आवाम के सामने लाइएगा। असलियत ये है कि इनमें से तकरीबन 70 to 80% फेक लोग हैं। ये वो लोग हैं जो कि ईजी मनी बनाने के चक्कर में लोगों को ब्लैकमेल करते हैं, इन अ सेंस के अगर वो वास्ते देना शुरू कर देते हैं ख़वातीन के सामने आकर, गाड़ियों में बैठकर, तो ज़ाहिर है कि एक इंसान नरम दिल तबीयत का होता है, वो जाके इनको फिर भीख देता है, फिर इनसे इंकरेजमेंट होती है। 70 to 80% लोग ऐसे हैं कि जिनको कोई डिसेबिलिटी नहीं है, वो ये काम करते हैं, और कोई 10 to 15% वो लोग हैं जो कि शायद किसी डिसेबिलिटी की वजह से अपनी डिसेबिलिटी को शो करते हैं, वो भी कानून के मुताबिक गलत है। और जो एक बात जो एडिक्टेड लोग हैं इनके भी तकरीबन कुछ परसेंटेज 5-10% इनकी भी होगी। सही। आयशा अकरम पर आते हैं सर, ये बताइए कि क्या क्या गलत लगा, कहाँ कहाँ किस किस मुकाम पर इस केस में आपको कौन कौन सी ऐसी चीजें मिली कि जो गलत थी? मैं इसको बड़े मोहतात अंदाज से आपके सामने रखूंगा बिकॉज ये केस कोर्ट में है, एक सेंसिटिव केस है, इसकी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी की हैं। और लास्ट नाइट जो कल गुजरी है वहाँ पे एक और FIR भी शादरा में हमने की है। जो आयशा अकरम हैं उन्होंने बताया है कि मुझे जो है वो इंटरनेट से कॉल्स आ रही हैं और मुझे धमकियाँ मिल रही हैं। हमने उसकी फ़ौरन एक FIR दी है। इससे पहले भी एक ऑडियो टेप रिलीज़ हुई, फिर इसके अलावा एलिगेशंस भी आई इन दोनों की आपस में। तो क्योंकि ये केस अभी तक कोर्ट में है, इस पर बहुत ज़्यादा चीज़ें कहना तो कबल अज़ वक्त होगा, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि लाहौर पुलिस ने भरपूर इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की, इस पर बहुत सारे लोग पकड़े। और आपको जिस तरह पता है कि कानून में एक ये ज़रूरी अमर है कि अगर किसी शख्स के साथ को वाक़या हो तो उसको वो मेल हो या फीमेल, उसको आइडेंटिफिकेशन करनी पड़ती है। आइडेंटिफिकेशन पीरियड के बाद जितने भी बंदे आइडेंटिफाई किए आयशा अकरम ने, वो अभी तक जेल में हैं, उनके ऊपर मुकदमा चल रहा है। और ये जो इंटरनेट की कॉल्स अभी आ रही हैं, बिकॉज हम इसमें साइबर क्राइम के को भी केस रेफ़र करेंगे, उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि उनसे चेक करेंगे किस नंबरों से कॉलें आ रही हैं, कहाँ से आ रही हैं। इनका जो आपस का दोनों का ताल्लुक़ है, रैम्बो का और आयशा का, वो सबके सामने है। आई थिंक उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कमेंट करने की ज़रूरत नहीं होगी। रैम्बो की इन्वॉल्वमेंट क्या थी सर? अगर वो आप कुछ बता सकें कि रैम्बो की ये सारे केस में क्या इन्वॉल्वमेंट थी, क्योंकि अब तो वो रैम्बो के खिलाफ भी कुछ इस किस्म की हमने सुने। एक्चुअली इतनी कंफ्यूजन है और कितनी एम्बिग्विटी है इस केस में कि समझ में नहीं आता कि कौन सा स्टेटमेंट पहले था और कौन सा बाद का आया है। आयशा अकरम शायद रैम्बो से भी कुछ नाराज है, उसको भी नामजद कर दिया है, फिर बाद में पता चला कि आप दोनों आपस में मिलकर पैसे वसूल कर रहे थे। तो ये क्या है रैम्बो की इन्वॉल्वमेंट? देखिए, मैंने आपसे कहा कि जो चीज़ कोर्ट में होगी उसके ऊपर मेरा कमेंट करना कबल वक्त होगा, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि कोर्ट में की जाती हैं। लेकिन रैम्बो और आयशा ये दोनों पहले तो एक दूसरे के साथ पार्टनर थे, एक दूसरे के साथ इन्होंने जो भी टिकटॉक का वो वाक़या हुआ, वो अब इनकी कंट्रोवर्सी एक दूसरे के साथ जनरेट हुई है। अब एक दूसरे के ऊपर एलिगेशंस लगा रहे हैं। इस एलिगेशन लगाने का तो वेरिफिकेशन तो पुलिस ने करनी है जब इन्वेस्टिगेट होगा। हम हर उस एंगल को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, हर उस छोटी से छोटी चीज़ को भी देख रहे हैं, बिकॉज जब इंटरनेट से कॉल आ रही है तो हमने फ़ौरन कानूनी एक्शन किया। हम ये नहीं कहा कि ये गलत होगा। तो पुलिस अपना काम पूरा कर रही है, इन्वेस्टिगेशन का मामला है। इंशाल्लाह हम इसको जल्द अज जल्द कोशिश करेंगे कि आवाम के सामने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूरत में मीडिया के सामने लेकर आएँ। तो अब जो है ये दोनों से तफ्तीश होगी, आयशा और रैम्बो से, ये आप हमें कंफर्म कर सकते हैं? क्योंकि जो ऑडियो कॉल आई है उसके बाद हमें ये पता चला है कि इन दोनों को शामिल तफ्तीश किया गया है। इस पूरे वाक़े पर उनसे मज़ीद बात होगी।
डेफिनेटली जो कंप्लेनेंट होता है या जिसके ऊपर एलिगेशन होती है उनके दोनों के ख़िलाफ़ और दोनों के मुतल्लिक़ एफ़आईआर में जब जिक्र किया गया है तो उनमें दोनों में उनके बयान लिए जाएंगे, इन्वेस्टिगेशन की जाएगी और इसको तमाम चीज़ों को प्रूफ के साथ वेरीफाई किया गया। बिकॉज अगर आप किसी चीज़ का प्रूफ नहीं दे सकते और एलिगेशन सिर्फ लगाते हैं तो ज़ाहिर है वो उसकी बेसलेस चीज़ होती है। जो इंटरनेट की कॉल्स भी आई हैं और कहा कि आयशा ने कहा है कि मुझे धमकियां मिल रही हैं, तो यकीनन उनका राइट है। हमने एफ़आईआर कर दी, फ़ौरन इंस्टेंटली हमने एफ़आईआर कर दी। अब उसकी क्या प्रूफ है, क्या उसकी बैकिंग है या वो मेयर एलिगेशन है, ये चीज़ तो ज़ाहिर है तफ्तीश के बाद सामने आएगी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे डीआईजी साहब, आपने वक्त निकाला। कैप्टन रिटायर्ड सुहेल चौधरी साहब। और हम किसी किस्म का इस केस को मोड़ने की या कुछ ऐसी चीज़ इन्फ्लुएंस करने की कोशिश नहीं कर रहे, सिर्फ आप लोगों को फैक्ट्स बताने की कोशिश कर रहे थे जो डीआईजी साहब हमें दे रहे थे।